2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया। अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। और जो लोग
अधिकारी ओके, दोषी हैं ओके। उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली आप थोड़ा बोलने दो। नो ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। आप अध्यक्ष घटना में महोदय, बताइए प्लीज। नो अध्यक्ष महोदय, मनीष जायसवाल, जब चुनाव हो गया, चुनाव में जो मनीष बेईमानी की है जायसवाल, मनीष सरकार, जो चुनाव में बेईमानी, मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न जाते हैं या अन्य प्रोडक्ट जाते हैं, उस कानून को धत्ता बताते हुए हजारों आलू लदे ट्रक को जो है बॉर्डर पर रोक दिया और उसको जबरन वापस करने का निर्णय इन लोगों ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इससे आलू की कीमत, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आलू गरीबों का भोजन है और झारखंड में गरीब जो है अत्यधिक आलू के कीमतों से बिल्कुल बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र श्री हस्तक्षेप संजय करे उत्तम और राव देशमुख। आलू का जो ट्रेड है उसको बरकरार रखे। बहुत धन्यवाद। लिस्ट के बाद, लिस्ट पूरी होने के बाद, लिस्ट के बाद कर देंगे। अभी विवाद हाँ था, लेकिन अब व्यवस्था दे दी। लिस्ट के बाद करें, कोई बात नहीं, लिस्ट के बाद करें। हाँ, लिस्ट के बाद दूंगा मौका। वह विषय थोड़ा बहुत विवाद का हो गया, चलो अब देंगे। अभी कुछ 1 मिनट, 2-3 लोगों को बुलाने। ओके, 2-3 के बाद आप 9, 1 मिनट संजय उत्तमराव देशमुख के बाद 9 अध्यक्ष महोदय, उत्तमराव देशमुख। अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ यवतमाळ वाशिम जो महाराष्ट्राचा विदर्भ भागामध्ये आहे, या भागामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी ओळखला जातो। हे जिल्हे शेती क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देत असले तरी शेतकऱ्याची स्थिती फार बिकट आहे। यवतमाळ जे आत्महत्याची राजधानी ठरली आहे असे सांगताना मन हेलावून जाते। 2001 पासून ते 2024 पर्यंत साधारणतः यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 6000 शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली। वाशिम जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 2000च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत। हे केवळ आकडे नाहीत, हे आत्महत्या म्हणजे एका कुटुंबातील उद्ध्वस्त संसार आहेत। अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या होण्याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे पिकांना योग्य दर न मिळणे। 3 वर्षापूर्वी कापसाला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कापसाला भाव होता, सोयाबीनला 8,000 रुपये क्विंटल भाव होता, परंतु आज 7,000 रुपयांनी कापूस कोणी घ्यायला तयार नाही। सोयाबीनला सुद्धा 4,000 रुपयांनी कोणी घ्यायला तयार नाही। अशी शेतकऱ्याची अवस्था या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। शेतकऱ्यावर कर्ज वाढत आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक ताण या ठिकाणी वाढत आहे। अध्यक्ष महोदय, दुसरं कारण म्हणजे विदर्भातील पिकावर आधारित उद्योगांचा अभाव। विदर्भ आणि कापसाचा मोठा उत्पादक आहे, पण येथे कापूस प्रक्रिया उद्योग नाहीत, कापसाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या उत्पादनाला बंदोपदार। चलिए Sir, I want to raise a very important issue. Sir, our neighboring country, Bangladesh, where the minorities and Hindus are being tortured and being killed. क्या हुआ? आप प्लीज आप बोलिए। Sir, Bangladesh is our neighboring country, attached with our state of West Bengal also. Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping
forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. The reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh, what is happening over there. Sir, our Chief Minister yesterday adopted a resolution in West Bengal Assembly. Whatever decision government of India will take, West Bengal government will stand by the decision. We want to work together, but the people of Bangladesh want to be saved all out. And our experiences say in past, many refugees, evacuees used to come crossing Bangladesh border to our state. Our Chief Minister Mamata Banerjee very categorically has said that let government should come and they should reply. I would request you to direct the government, sir, to intimate the House latest position of Bangladesh. जगन्नाथ सरकार মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার প্রশ্ন, বাঙালি হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? পশ্চিম বাংলার ওপারে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ নামক দেশটি 1947 সালে তৈরি হওয়া একটি দেশ। সেখানে যেভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে বাঙালি হিন্দুদের বেছে বেছে নির্যাতিত হতে হচ্ছে, তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তাদের আর্থিকভাবে তছরূপ করা হচ্ছে, রাতের বেলায় যেভাবে ধরে ধরে নিয়ে যাকে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম করা হচ্ছে সরকারি মদতে, তার বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদের আন্দোলন হচ্ছে, চিন্ময় মহারাজকে তার লিডারকে অ্যারেস্ট করে নির্যাতন করা হচ্ছে, খেতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের মা বোনদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আজকে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাদের কি অপরাধ ছিল? ওপার বাংলা এপার বাংলার বাঙালি সমাজ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচাইতে অবদান যার বেশি, সেলুলার জেলে চলে যাবেন। 693 এর মধ্যে 400 জন ছেলে ছিল বাঙালি সমাজ, হিন্দু বাঙালি সমাজ, আর তারা আজকে স্বাধীনতার পর নির্যাতিত। ওপার থেকে এসে দেশ ভাগের পর কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, এপারে এসেও তাদের শান্তি নেই। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারী এসে আমাদের জনসাম্য ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়ার কিছু অংশ, হুগলি, হাওড়া, তারা এখানে নির্যাতিত এবং সরকারি মদতে হচ্ছে। এবারে সরকার পর্যন্ত আমরা দেখছি দর্শক হয়ে যাচ্ছে, সরকারি সম্পদ তছনছ করছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে। বেলেডাঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেভাবে বাংলায় বিভিন্ন জায়গায়, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা ছড়াচ্ছে সরকারি মদতে। এইভাবে প্রশাসন চলতে পারে না। তাদের অপরাধ কি ছিল? স্বাধীনতা এনে আজকে সরকার কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে? তাদের পেছনে দাঁড়ানো উচিত। আজকে যারা দেশ ভাগের জন্য দাবি করেছিল সেই মুসলিম লীগ, তারা বলেছিল এবারে মুসলিমরা তাদের ধর্ম আচরণ করতে পারবে না, কিন্তু আমরা দেখছি পৃথিবীর সবচাইতে মুসলিম সমাজ এখানে ভালো আছে। আমি সেই যারা দেশ ভাগের পক্ষে সওয়াল করেছিল তারা কেন বলছে না আজকে বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই, পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই, আমরা মিলে এক হয়ে থাকি, আমাদের দেশ ব্রিটিশ ভাগ করে কে? তাই আমি বলবো কল্যাণদার মতো লোক তিনি যেমন বলছেন দাঁড়িয়ে যে ওয়াকফ কয়েকজন নামাজ পড়লে সেটা ওয়াকফের প্রপার্টি হয়ে যাবে। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय खीरी लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत किसानों के बीच खाद्य संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खीरी जनपद की आबादी 40 लाख के ऊपर है और इस समय जनपद में खाद का भयंकर संकट है। एनपीके डीएपी किसानों को मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से किसानों की बुआई, गेहूं, सरसों की फसलें बुआई नहीं हो पा रही है। और अभी बाढ़ का क्षेत्र था जिसमें भयंकर रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और अब बुआई के समय पर उनको डीएपी और एनपीके ना मिलने की वजह से किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या की कगार पे है। और गन्ना मिलों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया है, इसलिए किसानों की बहुत समस्या है। समितियों की तरफ से लगातार
खाद की मांग की जा रही है, लेकिन खाद बिल्कुल आपूर्ति नहीं है। भयंकर संकट खाद का पूरे जनपद में छाया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खीरी लोकसभा जनपद में डीपी एनपीके की आपूर्ति सुचारू रूप से कराई जाए, ताकि किसान जो है खाद पाए और सुचारू रूप से अपनी बुआई कर सके। अगर खाद का संकट दूर नहीं किया गया तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खाद जरूर आपूर्ति कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष वर्मा मथुर। हो गया सर, नेक्स्ट। श्री एस वेंकटरमन। माननीय श्री அவர்களே, वेंकटरमन जी। வணக்கம். ஒன்றிய அரசு மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதித்திருக்கிறது. அந்த அனுமதியை ஏல உத்தரவை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் இல்லாத அரிய வகை நிலம் அரிட்டாபட்டி நிலம். அங்கே 3500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பெருங்கற்கால படுக்கை இருக்கிறது. 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழி கல்வெட்டு இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுக்கு முந்தைய சமண சிற்பம் இருக்கிறது. 1600 ஆண்டுக்கு முன்பு முற்கால பாண்டியர் கட்டிய சிவன் குகை கோவில் இருக்கிறது. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த ஏரி இருக்கிறது. வரலாறு முழுக்க தன்னுடைய மேனியில் வரலாற்று சின்னங்களை ஏந்தி இருக்கிற அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய முடிவு கைவிடப்பட வேண்டும். இமயன் என்ற சொல் இருக்கிறது. இமயம் எப்படி இந்தியாவை காத்து நிற்கிறதோ அதே போல இமயன் என்ற சொல் இருக்கிற அரிட்டாபட்டி நிலத்தை நாங்கள் காத்து நிற்போம் என்பதை இந்த அவைக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கீழடியிலே 10 அடி குழி தோண்ட தொல்லியல் துறைக்கு அனுமதி கொடுக்காத ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு தொல்லியல் சின்னங்கள் நிறைந்த அரிட்டாபட்டியில் பல 100 கிலோமீட்டர் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதி கொடுக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய வளத்தையும் வரலாற்றையும் ஒரு சேர அழிக்கிற முயற்சி. இந்த முயற்சியை தமிழ்நாடு மக்கள் எதிர்ப்பார்கள், மதுரை மக்கள் எதிர்ப்பார்கள். அங்கே இருக்கிற அனைத்து கிராமங்களிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற இந்துஸ்தான் சிங்க் நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனுமதியை ஒன்றிய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ओके, थैंक यू. श्री के ईश्वर स्वामी जी. के ईश्वर स्वामी जी. நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. பொள்ளாச்சி பகுதியில் சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சியடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதன் பகுதியின் மூலமாக பொருளாதாரம் கணிசமாக வளர்ச்சியடையவும் வரும் காலத்தில் பெரிய வாய்ப்புள்ளதாக கருதி ஒன்றிய அரசு பொள்ளாச்சி நகரில் இப்பகுதியில் முக்கிய விளைபொருட்கள் மற்றும் தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் வகையிலும் பொள்ளாச்சி சுற்றியுள்ள சுற்றுலா தலங்களை பற்றி அதனுடைய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விரிவாக எடுத்துக் கூறும் தகவல் பலகைகள் மற்றும் கைடு வசதி, இங்கு இருந்தே நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல முன்பதிவு செய்யும் வசதியும், IRCTC கிராமப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள், பகுதிக்கு உரித்தான பிரத்யேக உணவு வகைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து ஒரு இடத்தில் சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசின் சார்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். குறைந்தபட்சம் அதற்காக மத்திய அரசு மாநில அரசை உதவியுடன் இடஒதுக்கீடு செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்து வர்த்தக சபை மற்றும் இதர தன்னார்வ தொண்டர்கள் உதவியோடு மேற்படி சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்து தர ஒன்றிய அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू. थैंक यू. श्री काजोल गोविंद मकथप्पा जी. काजोल गोविंद मकथप्पा जी. ಆನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡದಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 90,659 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 4 ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದುರಂತ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ವರದಿ ನೀಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ತರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಮಾಫಿಯಾ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು SITಗೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. माननीय सभापति जी, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸ मनोज तिवारी जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं एम्स नहीं मांग रहा हूं, मैं एम्स स्क्रीनिंग सेंटर की मांग को रखना चाहता हूं। क्षेत्र में वर्तमान में दिल्ली सरकार की जो बदहाल व्यवस्था है उसके भरोसे हम लाखों नागरिकों को नहीं छोड़ सकते। सभापति जी, दिल्ली में तो आयुष्मान योजना भी नहीं लागू है। बुजुर्गों को जो 5 लाख मिलता है उस पर भी दिल्ली की सरकार ऐसा बैठी है कि बुजुर्ग भी तड़प रहे हैं, लोग भी गरीब भी तड़प रहे हैं। मैं मौजूदा एम्स क्षेत्र से थोड़ा दूर है, स्थानीय लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। कई बार गंभीर मरीज समय पर एम्स नहीं पहुंच पाते, अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके लिए एम्स दिल्ली से पहले से ही भारी भीड़ है एम्स पे, तो इसके कारण प्रशासन पर भी एम्स के बहुत जोर पड़ता है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर एम्स स्क्रीनिंग सेंटर लगती है तो सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हमने चिन्हित कर रखी है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिल्ली में आयुष्मान योजना तक रोका हुआ है, आपका भी हृदय तड़प जाएगा सभापति जी। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन नहीं कर सकता कि 5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए और अब बुजुर्गों के लिए भी दे रहे हैं, दिल्ली उसको लागू नहीं कर रही है, हमको कोर्ट जाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र में एक एम्स स्क्रीनिंग सेंटर हो, पहले से पता चल जाए परेशानी क्या है, एम्स में जाना भी है कि कहीं और भेज सकते हैं, इसकी आवश्यकता के लिए मैं अपनी रात रखता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय। धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर्स, लाबू श्री कृष्ण देवरायलू जी। Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak. On the
occasion of 125th birth anniversary of Acharya N.G. Ranga, who hails from my district of Guntur, who is a freedom fighter, Raitu Bandhu, and also a longest serving member of parliament. He was instrumental in numerous legislations in favor of farmers. He has all his life, he has worked for the welfare of the farmers and raised numerous issues in the parliament, sir. Inspired by his dedication, I rise to speak today about the rights of the tenant farmers, who are the actual tillers of the land. Today, in the reply given by the Honorable Agriculture Minister, he has mentioned that almost 9 crore farmers are getting PM Kisan Samman Nidhi to the tune of 60,000 crores, sir, every year. But the actual tillers of the land, who are the tenant farmers, none of this money is going to them, sir. The reason being, they're not being recognized, sir. Taking this into the consideration, our Honorable Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu Garu, is enacting a forward-thinking legislation to empower the tenant farmers, sir. I am also moving a private numbers bills. So I request our Honorable Prime Minister, Modi ji, to take this issue at the union level and come up with a legislation so that tenant farmers are given their rights, sir. This will ensure their access to the government schemes and also the credit, sir. The only way we can do it is by bringing the tenant farmers, integrating them into the digital public infrastructure, sir. We have all the data that is available with various methodologies that we have. So it is easy with the amount of data that is there, sir. So I request the union government to take it seriously. And this is the real honor that we can really bestow on such a great tall person like Acharya N.G. Ranga on his 125th birth anniversary, sir. Thank you very much. Honorable member, Sir T.R. Baluji. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the rest of the nation about the fury of nature caused heavy damages in 14 districts of Tamil Nadu.